नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है। अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और आप भी तैयार रहिए टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन पर पेड कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। पूरे भारत में आईटीआई आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर हो या यूपीपीसीएल टीजी2, एमपीटीओ हो, डीएमआरसी हो या इसरो, सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए एक मोस्ट सूटेबल कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। दोस्तों, ऐप में टेस्ट मंडे को होना था, किसी कारणवश नहीं हुआ, थोड़ा सा डिले है और नेक्स्ट मंडे को उसी टाइम से टेस्ट होगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन वीडियो हम यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। सभी क्वेश्चन आपको पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। कमेंट करके आपका स्कोर ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बंद अति धारा बचाव की युक्ति नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन पहले, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो क्लास अपलोड की थी जो इसी टॉपिक पर आधारित थी। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसी पर्पज़ से दिया है ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो क्लास अटेम्प्ट की है। जिन बच्चे ने वो थ्योरी की क्लास अटेम्प्ट की है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, ऐसी मुझे आशा है। दोस्तों, दो तरह की एक्सेसिव करंट प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, यानी धारा को निर्धारित मान से अधिक होने पर सर्किट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, ऐसी दो डिवाइसेज होती हैं। एक को बोलते हैं क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, एक को बोलते हैं कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। दोस्तों, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में वो डिवाइसेज आती है जिनका फ्यूजिंग फैक्टर 1.5 से अधिक हो, जैसे रिवायरेबल फ्यूज, पुनः बांधने योग्य फ्यूज। जबकि क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस में वो आते हैं जिनका फ्यूजिंग फैक्टर इकाई के आसपास हो, लाइक एचआरसी फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, सर्किट ब्रेकर। यानी इस क्वेश्चन में दो तरह की सवाल बनते हैं। या तो ये आ गया कि निम्न में से कौन क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, या फिर ये आ जाए कि निम्न में से कौन कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, यानी है या नहीं है, ऐसा पूछ सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से बी उत्तर होगा, यानी ए, सी और डी ये क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है। अगला सवाल, ये एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा लेकिन ठीक ठाक है, कि किसी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज में 1% की कमी और प्रतिरोध के मान में 1% की वृद्धि कर दें तो परिपथ की ओवरऑल पावर कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माय डियर, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको देखने को मिले तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आप अपनी तरफ से इनको मान लिया करो। जैसे 1% है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप राशियों को 100 मान लिया करो। माना कि किसी समय वोल्टेज और रेजिस्टर का मान 100 था, V²/P का फॉर्मूला लगाइए, 100 × 100/100 करिए, आपका उत्तर आ रहा है 100 वाट। ठीक है। अब आपको 1% की कमी करनी है, यानी वोल्टेज तो हो गया 99 और रेजिस्टर हो गया 101, क्योंकि उसमें 1% की वृद्धि करनी है। तो अब आपको 99 × 99/101 करना है। जब आप रेशियो देखेंगे तो ये पावर आएगी 97 पॉइंट समथिंग, यानी सीधा सीधा रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। पहले 100% था, अब 97% है, यानी 3% की उसमें कमी आ गई। जो वास्तविक शक्ति उस परिपथ में कंजम्प्ट हो रही थी वो अब 3% डिक्रीज हो गई, यानी घट गई। आपको यहाँ सी उत्तर सही करना था। अगला सवाल, किसी ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस डबल हो गया, उसके लोड में कितना इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुआ है। दोस्तों, एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को सोल्व भी करवाया। एक चीज़ ध्यान रखें,
कोई भी चीज़ अगर किसी के वर्ग के समानुपाती है, फॉर एग्जाम्पल डीसी मोटर का सीरीज मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। और भी कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस धारा के वर्ग के समानुपाती। जो चीज़ें वर्ग के समानुपाती हो और जिसके समानुपाती है वो कारक अगर आपका डबल हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके मान में 41.4% की वृद्धि हुई है। इसको रट कर रखिए। डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क में अगर इस तरह की बात आ जाए, जैसे लाइक इंडक्टर में ऊर्जा की बात आ जाए, E बराबर हाफ LI², कैपेसिटर में ऊर्जा की बात आ जाए, E बराबर हाफ CV², तो यहाँ वोल्टेज में 41.4% का इंक्रीज हुआ है, यहाँ करंट में 41.4% का इंक्रीज हुआ है। एंड इसको भी आप एक एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्लास में आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। अभी आप इसको बी उत्तर मानते हुए चलें। अगला सवाल, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट 10 एम्पियर से 11 एम्पियर होगी, टॉर्क में कितनी वृद्धि होगी? देखो सीधी सी बात है, पहले 10 का वर्ग करो तो 100 न्यूटन मीटर बन रहा है, अब 11 का वर्ग करो तो 121 न्यूटन मीटर बन रहा है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 21% बढ़ गया, यानी 21% जो है वो इंक्रीज हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन का आइडियल मान क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन का आदर्श मान 0 माना जाता है, जो कि संभव नहीं है या प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है। गणितीय वैल्यू जितनी कम होती है वोल्टेज रेगुलेशन वही बेटर माना जाता है। यानी अगर पेपर में कोई सवाल आ गया, आपसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है, तो जिसकी वैल्यू कम हो वो बेटर है, ध्यान रखें। हालांकि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, नेगेटिव वाला भी बेटर नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल, RL सीरीज सर्किट है, प्रतिरोध और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर है, तो करंट और वोल्टेज में अंतर 45 डिग्री का होगा। परिपथ का पावर फैक्टर 0.707 होगा। हमें यहाँ सी उत्तर सही करना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी बिल्कुल सही कौन सा नहीं है? देखो शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में किलोवाट और केवीए बराबर है, क्योंकि इसमें प्रतिघाती शक्ति 0 है। शुद्ध इंडक्टिव में वास्तविक शक्ति 0 होती है, तो प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, तो प्योर कैपेसिटिव और रेजिस्टिव की कहानी सेम होती है, ये गलत कर दिया इसने। रेजोनेंस सर्किट में भी प्रतिघाती शक्ति 0 होती है, यानी KVAR, रिएक्टिव पावर जो है वो 0 है, तो ये उत्तर सही है। यानी हमें ऑप्शन सी के साथ जाना था। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में किलोवाट 0 होता है, किलोवाट KVAR के बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब 1 मिलीसेकंड में एक चक्र पूरा करती हो? माय डियर, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है कि पूर्ण किए गए चक्कर अपॉन लिया गया टाइम। देखो एक चक्कर काटता है और 1 मिलीसेकंड का समय लेता है। मिली को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 की -3 होती है, और -3 को अगर आप हटा देते हैं तो वो ऊपर जाकर +3 हो जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज होगी, यानी 1 किलो हर्ट्ज आप बोल सकते थे। सी उत्तर आपको यहाँ सही करना होगा। अगला सवाल, कोई इंसुलेटर है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए पीक फैक्टर का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार करवाया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में भी आ रही है। पीक फैक्टर पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का अनुपात होता है, और साइन वेव AC में इसका मान 1.1414 होता है, यानी √2, एंड त्रिभुजाकार AC में इसका मान √3 यानी 1.732 के बराबर होता है। अगला सवाल है कि अल्प अतिभारित समय लाइक इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट यदि आपको मेजर करनी है, तो जो आप मीटर यूज करेंगे उसमें पैमाना कैसा हो? एक्सटेंडेड पैमाना हो। इसको हिंदी में वर्धित पैमाना बोला जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में लास्ट में जो है ना, यहाँ जैसे शुरू में तो ठीक है रेखिक लाइक होता है, और लास्ट में क्या है, जैसे 200 है और उसके बाद में सीधी 2400 एम्पियर कर देगा उतनी सी जगह में।
ये एक्सटेंडेड स्केल कहलाती है। अगला सवाल, लघु प्रतिरोध मापने की सरलतम विधि कौन सी होती है? प्रतिरोध को मान के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 1 ओम या इससे भी कम, ये कहलाता है निम्न प्रतिरोध। 100 किलो ओम तक यानी 1 लाख तक मध्यम प्रतिरोध कहलाता है। और 1 लाख से अधिक जो होता है वो उच्च प्रतिरोध कहलाता है। लघु प्रतिरोध नापने की जनरली 3 विधियां हैं, केल्विन पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर एमीटर विधि। लेकिन कहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो होता है वो वोल्टमीटर एमीटर मेथड होता है। कहते हैं कि वोल्टमीटर समांतर में, एम्पीयर मीटर श्रेणी में लगाओ, दोनों की रीडिंग ले लो और प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लो। क्योंकि केल्विन ब्रिज में क्या कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कनेक्ट करना आसान नहीं होता है। अगला सवाल, केवीएल में स्रोत के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर से चलने पर तो विभव को हम पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। माइनस से प्लस की ओर आप चलते हो तो पोटेंशियल में राइजिंग यानी पोटेंशियल में वृद्धि होती है और इसके मान को सर्किट में धनात्मक लिया जाता है। अगला सवाल है कि दो बिंदुओं के बीच धारा का प्रवाह शून्य होगा यदि उनके विभव समान हो। विभव में अंतर होना जरूरी है धारा चलने के लिए। यहाँ ध्यान रखिए आवेश का ऑप्शन नहीं है, अगर आवेश वाला आ जाए तो वो भी समान ही माना जाता है, ठीक है। यानी आवेश समान हो तब भी धारा नहीं चलेगी। डीसी में फ्रीक्वेंसी, समय अंतराल और पावर फैक्टर कैसे होते हैं? देखो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी और समय अंतराल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो फ्रीक्वेंसी के कारण समय अंतराल अनंत हो गया। पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, सो आपको डी उत्तर के साथ यहाँ जाना होगा, 0 अनंत इकाई। अगला सवाल, निकिल आयरन सेल के इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी होती है? सेकेंडरी सेल है, इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा 21% होती है और ये स्टैंडर्ड डाटा है, ध्यान रखना। तो फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया? 79%। ये भी पेपर में फिर आ ही सकता है, ध्यान रखें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और पेपर के लाइक क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन है। निकिल आयरन सेल के बारे में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन देने का मेरा टारगेट था कि आपको 3 लाइनें याद करवाऊँ मैं, और 3 क्या एक्चुअल में 4 याद हो जाएगी, क्योंकि निकिल आयरन सेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, इसलिए बताना जरूरी था। सवाल, इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व है 4 जो डिस्चार्ज के दौरान स्थिर रहता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना वो आयन्स ट्रांसफ़र करने का ही काम करता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, तो इसके मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। मैकेनिकली प्लेटें बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि निकिल और लोहे की बनती है। सेल को आप हेवी करंट पे चार्ज या डिस्चार्ज भी करोगे तो ये ठीक है विद स्टैंड यानी सहन कर जाएगा, क्योंकि प्लेटों में काफ़ी मजबूती है तो बकलिंग नहीं आएगा। अगर यही काम आप लेड एसिड सेल के साथ कर दो तो बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा, पर इसमें कोई बकलिंग दोष नहीं आएगा क्योंकि इसकी प्लेटों में बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ पाई जाती है। लेकिन लेड एसिड की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है, दक्षता कम होती है। ये स्टेटमेंट जो है ना ये इसका उल्टा लिख दिया था, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध कम की जगह उच्च होता है और दक्षता अधिक की जगह कम होती है, तो डी उत्तर रहेगा। अगला सवाल, 24 वोल्ट और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को 5 एम्पियर धारा पर कांस्टेंट रेट से आपको चार्ज करना है। जब सोर्स की वोल्टेज 50 वोल्ट हो तो सीरीज में लगने वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई 50 वोल्ट में से 24 वोल्ट तो बैटरी ले जाएगी, पीछे कितना रहा 26 वोल्ट। इसमें से 5 एम्पियर धारा और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध मतलब 10 वोल्ट जो है वो बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध के कारण और ड्रॉप हो जाएगा, राइट। यानी आपको जो रेजिस्टेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है, सॉरी वोल्टेज बच रहा है वो कितना बच रहा है 16 वोल्ट। हमें 16 वोल्ट को ड्रॉप कराना है 5 एम्पियर करंट के अनुसार। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3.2 ओम इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन करके मिलान करना और मुझे ज़रूर उत्तर बताना आप, ठीक है ना। यहाँ बी ऑप्शन में था वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, 3.2 आएगा। मिलान कीजिएगा कमेंट करके, मुझे आप उत्तर ज़रूर बताइए इसका। आई होप आप अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे।
अगला सवाल है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो पदार्थ आप काम में लेंगे उसमें कोअर्सिविटी और रेटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए, तो दोनों उच्च होनी चाहिए। निग्रहिता होती है अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए लगने वाला बल। अगर धारण क्षमता उच्च होगी तो अवशिष्ट चुंबकत्व उच्च होगा, तो फिर उसमें निग्रहिता बल भी तो अपने आप ही उच्च हो गया ना। सी उत्तर रहेगा, दोनों इसमें उच्च उच्च आएंगे। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट डायामैग्नेट है। प्रबलतम पूछ रहा है, यानी है तो सारे ही, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो बिस्मथ को माना जाता है, ध्यान रखना। बिस्मथ सबसे प्रबल माना गया है। अगला सवाल, चुंबकीय कुंडली के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, यही सही है कि चुंबकीय क्षेत्र जब ये बनाता है ना शुरू में, तब ऊर्जा खपत कराता है, उसको बनाए रखने के लिए कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करवाता है। ये उत्तर होगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर इसे बनाए रखने के लिए किसी एनर्जी की आवश्यकता हमें नहीं होती है। अगला सवाल, चालक का ओमीय प्रतिरोध एसी और डीसी में बिल्कुल समान होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और चालक का प्रभावी प्रतिरोध डीसी की तुलना में एसी में अधिक होता है, तो ये भी सही है। ओमिक प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोध को बोला जाता है, जो इसका एक्चुअल ओम मान होता है, लेकिन प्रभावी प्रतिरोध होता है जैसे स्किन इफेक्ट के कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण क्या क्या परिवर्तन उसमें आए। तो इसके लिए अपना बी उत्तर सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे। अगला सवाल, यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड डाटा है, आप इसे याद रखें। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 450% होता है। और निम्न में से ऐसी कौन सी मोटर है जिसके मामले में गति भी 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है, तो वो हमारी मोटर भी यूनिवर्सल मोटर ही है। इसमें ऑप्शन 4 नंबर पे था, टाइप हुआ नहीं, कोई बात नहीं, याद रखें आप सारे, यूनिवर्सल मोटर इसका उत्तर आएगा। मतलब यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड 3000 आरपीएम से भी अधिक हो सकती है। कैपेसिटर के मान में कितना विचलन एक्सेप्ट है, तो वो है 20%। यानी एक कैपेसिटर अपनी धारिता का 20% कम या ज़्यादा दिखाए तो उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया भार के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है, और वो 3 प्रकार की होती है। प्रतिरोधी भार पर, मैग्नेटाइजिंग यानी चुंबकन बोल सकते हो, और जो आपका क्रॉस मैग्नेट और चुंबकन जो है लीडिंग पावर फैक्टर पर, और लेगिंग पावर फैक्टर जो है वी चुंबकन कहलाता है। डीसी जनरेटर में फील्ड सैचुरेशन पर डिपेंड करती है। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आपका स्कोर बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए।